हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फोर्थ लेक्चर होगा। और यहां पर हमारी सीरीज चल रही है 12th बोर्ड रिवीजन सीरीज, कि इसमें आप अपने जितने भी बैकलॉग रहे हुए हैं या जितने भी आपके कोई चैप्टर्स रहे हुए हैं जहां पे आपको कोई भी थोड़ी भी दिक्कत है, आप यहां से पूरी कंप्लीट कर सकते हो। आज के अपने जो मेन टॉपिक होंगे वो दो टॉपिक करेंगे हम आज, जिसमें से एक होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और सेकंड टॉपिक होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। पहला जो होगा वो होगा कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे अगर आपने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देन हम फाइंड आउट करेंगे अगर दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं तो वो जो दोनों वायर्स हैं वो क्या एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे। और फिर हम 1 एम्पियर डेफिनेशन जो होगी इंटरनेशनल डेफिनेशन, उसको भी हम आज यहां पर इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ यहां पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, 1 एम्पियर आप बहुत मानते हो, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए तो आप इसको 1 एम्पियर बोल सकते हो। लेकिन 1 कूलम्ब चार्ज तो बहुत ज्यादा होता है, क्या वो 1 सेकेंड में फ्लो हो सकता है? तो इसके लिए जो हमने डेफिनेशन दी है वो अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है फोर्स को यूज करके, और जो कि मेजर करना, जिसको डिफाइन करना काफी चार्ज मेजर करने के कंपैरिजन में यहां पर ये काफी ज्यादा आसान है। इसलिए फोर्स को यूज करके 1 एम्पियर को डिफाइन किया जाता है। तो हम आज के लेक्चर में अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला अपना टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि कोई भी आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज ही तो फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज की फॉर्म में कौन फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और वो भी कोई इसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी जिससे फ्लो हो रहे हैं, जिससे मोशन कर रहे हैं। यस, बिल्कुल होती है। तो वहां पर कोई भी जो एक जिस किसी कंडक्टर में कोई करंट जो फ्लो हो रही है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इन विद द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम यहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मान लो कोई भी डायरेक्शन ले लो, हमें कोई इसमें बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं यहां पर जो कोई कंडक्टर है वो कंसिडर कर लेता हूं। ये आपके पास यहां पर एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर नेट लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्योंकि यहां पर एक आई करंट फ्लो हो रही है, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रही है। और करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम ऐसा कंसिडर करते हैं जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पर हम करंट की ही बात करेंगे। और इसको अब करंट कहां से आ रही है इससे लिए हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो हम यहां पर करंट का भी कोई सोर्स लगा सकते हैं। ये हमने यहां पर कोई बैटरी लगा दी और ये आपके पास करंट अब फ्लो होने लगे ना आराम से। अब यहां पे करंट फ्लो हो रही है। और ये जो आपके पास वायर है, ये वायर भी यहां पर थीटा डिग्री के साथ रखा हुआ है। ये जो वायर है जिसके ऊपर हम कंडक्टर है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि एक नेचुरल, एक न्यूट्रल रखने के लिए हमने लिया है। अदरवाइज हो सकता है ये एंगल किसी को 30, 45, 90 ऐसा कोई समझ ले। स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लेनी है, एक रैंडम कंडीशन लेनी है, जनरल कंडीशन लेनी है, जिसको हम डिफाइन कर देंगे उसको आगे फाइंड आउट करने के लिए। अलग अलग कंडीशंस के लिए हम बात कर लेंगे। तो यहां पे जो एक एज ए करंट कैरिंग कंडक्टर है,
तो यहां पर करंट के कारण या करंट किस वजह से फ्लो होती है? जब वहां पे कोई चार्ज अगर फ्लो होता है तो ही तो करंट फ्लो होगी। तो हमें क्या है पता है कि फोर्स चार्ज के ऊपर कितना होता है, तो हम चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज, ये तो हमें पता है कि करंट फ्लो होगी तो कुछ चार्ज फ्लो होगा, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। या आप इसको कह सकते हो F मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Q इंटू वी बी साइन थीटा। ये भी आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स होता है इसके लिए। अब यहां पर आपको यह देखना है कि जो इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं कि जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है। और वो चार्ज किस टर्म्स में फ्लो हो रहा है, किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये देखना है। अगर यहां पर टोटल जो चार्ज फ्लो होगा इस वायर के अंदर, जितने यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सभी के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वही यहां से फ्लो होंगे इस वायर के थ्रू। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहां पे, टोटल नंबर ऑफ Q इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो हो जाएगा। तो Q इंटू कैपिटल N। और ये जो N है ये कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि हमें हर एक कंडक्टर का जो कांस्टेंट पता होता है या जो वैल्यू पता होती है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता होता। और हम हर एक कंडक्टर की फाइंड आउट करने भी नहीं जा रहे क्योंकि अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, ये सब हो सकता है। लेकिन हमें किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स्ड टेम्परेचर पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होती है कि उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम अगर n के लिए फाइंड आउट करें तो ये होती है स्मॉल n। हमने इसकी यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिया, कंसिडर कर लिया स्मॉल n इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो यहां पर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंडक्टर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। तो सिलिंड्रिकल अगर होता है तो n इंटू ए इंटू एल, ए फॉर इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे मान लो ये कंडक्टर अपने पास, तो इसका सामने का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया हो गया, लेंथ इसकी टोटल लेंथ। तो सिलेंडर का होता है ना, जो वॉल्यूम है आप निकालते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वो सामने का जो फेस होता है इसका एरिया ही होता है। तो पाई आर स्क्वायर को आपने ए लिख दिया, एल आपके सामने आ गया, तो एन ए एल। तो ये आपके सामने आ गया एन ए एल। तो यहां से Q इक्वल्स टू आ गया आपके पास एन ए एल इंटू ई, ये हो गया, ये चार्ज की वैल्यू हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन है किस वेलोसिटी से मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर जो आपके पास v है ना, v हो जाएगा vd के इक्वल। ये क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना आसान नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो ये सब वैल्यूज यहां पे रखने की कोशिश करें आप। तो F इज इक्वल्स टू, आप यहां पे लिख भी सकते हो, जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आपको यहां पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी लिख देना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, F इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू कितनी है, एन ए एल ई, V की वैल्यू कितनी है, VD, और B की वैल्यू कितनी है, B है, और साइन थीटा। ये आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको पता चल रहा है कि हमने जो यहां पर एन ए ई वी डी, एक साथ लिख देता हूं इसको, देखो ये आपके पास आ गया एन ए ई वी डी, दिखाई दे रहा है क्या, अब दे रहा होगा, ठीक से लिख देते हैं थोड़ा। F इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, और फिर L इंटू बी
साइन थीटा। तो आपके पास आ गया ये जो है ना NaEVD, इसको क्या लिख सकते हो? NaEVD को क्या लिख सकते हो? ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म। I करंट, तो यहां पे आप लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। और जो करंट है वो किसके अलोंग फ्लो होती है? करंट आपको पता है, जैसे मैंने यहां पर ये जो वायर लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ देखो, यहां पे अब वही कंट्राडिक्शन आ जाता है थोड़ा सा, कि हम जो करंट फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअल में जो फोर्स लगता है वो इस इलेक्ट्रॉन्स पे ही लगता है। एक्चुअल में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन्स पे ही लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स तो इधर फ्लो हो रहे हैं। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप फोर्स फाइंड आउट करोगे, तो वो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो यहां पर इस फॉर्मूले से आने वाली डायरेक्शन की ऑपोजिट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, जो करंट है वो ऑपोजिट फ्लो होगी, तो हमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के हिसाब से ही काम करना है। तो यहां पर जो कुछ भी हमारे पास ये रिलेशन आया है वो उसी के अकॉर्डिंग है, हमें यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके पास कंडीशन हो गई, ये हो गई कैसे, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, F वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आ जाएगा, करंट तो स्केलर है, फिर आप लिख सकते हो L क्रॉस B। L क्रॉस B हो जाएगा क्योंकि लेंथ के अलोंग ही मूवमेंट होगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। लेंथ के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो आप L क्रॉस B यहां पर काम में ले सकते हो एज ए वेक्टर। तो अब आपके सामने क्या हो गया, यहां पे आपके सामने आ गया L इंटू वी क्रॉस बी। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। देखो, एक तो जो फोर्स होता है ना, फोर्स की जो डायरेक्शन है हमने पहले स्टडी किया हुआ है, क्या? राइट हैंड पाम रूल, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, लेकिन ये हम स्टडी करने के लिए, हमें फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान होता है। ये कैसे? अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है तो करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उधर आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है ये इनको कर दोगे। करंट को हमेशा मोशन, ये जो आपके पास करंट है, ये जो चार्ज पार्टिकल की मोशन है उसकी तरफ हमेशा आपका थंब रहेगा, और फिर ये आपकी जो पाम की डायरेक्शन है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगी। तो राइट हैंड पाम रूल हो गया। एक स्टैंडर्ड रूल यहां पर दिया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या दिया जाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दो रूल है यहां पे हमारे पास, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा। पहला जो रूल होता है वो होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स लगता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम यहां करते हैं। फिर एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए काम होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आएगा, वो यहां पे नहीं है। तो मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि लेफ्ट कहां पे राइट कहां पे। लेफ्ट होगा फोर्स के लिए, ठीक है, फोर्स के लिए, फोर्स, और जो राइट हैंड होगा वो इंड्यूस्ड करंट के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या है, आपको अपनी जो लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड है ना, इसको इस तरीके से 90 डिग्री पर ऐसे रोटेट, ऐसे अरेंज करना है इसको कि आपकी जो थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे। ये देखो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम यहां पे थंब देखेंगे तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये भी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर तीनों को आप ऐसा फैलाओ कि तीनों परपेंडिकुलर रहे म्यूचुअली। फिर आपके पास आता है थंब,
फिर इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर, और या मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर। ठीक है, ये आपके पास कंडीशंस हो गई। ठीक है, ये आपकी इंडेक्स हो गई और ये आपकी मिडिल हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, आपके पास जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इस फर्स्ट फिंगर के अलोंग आप क्या रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी। और इंडेक्स फिंगर है, ये होगी करंट के अलोंग। इसको आपको करंट के अलोंग रखना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास थंब होगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतना सा आपको ध्यान रखना है। थंब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स रखना है, अपने आप देगा। आपको इन दो को अरेंज करना है। इंडेक्स फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यूज करोगे, करंट को आप सेकंड फिंगर की तरफ यूज करोगे, और आपके पास ये जो फोर्स है, ये थंब अपने आप निकाल के ले आएगा कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वहां पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स का काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हो। और एक बात यहां पे बताने का इसलिए जरूरी है कि डायरेक्ट जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये डायरेक्ट एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। अब सोचो 12th बोर्ड में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, कितना आसान पेपर हो सकता है। आसान होने की जो कंडीशन है वो ये होती है, और जो मुश्किल होने की कंडीशन है वो इस डायरेक्शन नहीं पूछ करके इन फोर्स के न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्शन पूछ लेते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करना दे देते हैं। तो ये मान लेना कि वहां पर अब थोड़ा सा मामला मुश्किल है, वहां पे आपको थोड़ा फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से समझना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। इसके अंदर इतना काम हो जाएगा। और एक और तरीका बता देता हूं, किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, यहां पे ये जो फॉर्मूला है इसी सीक्वेंस में याद रखना है। और कौन सा प्रोडक्ट है यहां पे, यहां पर है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीका वेक्टर प्रोडक्ट है। दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी निकल के आती है वो वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, जो कि फोर्स है। तो फोर्स का इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्ट का डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को रोटेट करना राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे, ये देखो, फर्स्ट वेक्टर ये लेंथ है जो कि इसकी है, जिधर करंट होगी उधर लेंथ लेनी है। सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो कि इधर है। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आपने फिंगर्स को रोटेट किया, तो ये जो पीछे की साइड में थंब है, दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑटोमेटिकली आ गया। एक रूल है ना, ये वाला सब जगह काम कर जाता है। जो इसका स्क्रू रूल बोल दो, आप चाहे इसको राइट हैंड थंब रूल बोल दो, आप चाहे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल बोल दो, कुछ भी बता दो, ये सब जगह काम, यूनिवर्सल काम आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप समझो। और अब यहां पर अगर आप देखते हो तो इसके डायरेक्शन के बाद में एक स्पेशल केस और ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, स्पेशल केस, क्योंकि स्पेशल केस से रिलेटेड आजकल जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। तो F इक्वल्स टू क्या है, F इक्वल्स टू है ILB साइन थीटा, यही है ना, ILB साइन थीटा। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा इफ केस 1, if theta is equals to 0 then F is equals to ILB। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इनटू जीरो का मतलब फोर्स जीरो आ गया, मिनिमम फोर्स आ गया यहां पे। तो देखो यहां पर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर अगर आपके पास ये जो कंडक्टर है, ये इस एंगल की बजाय इस तरीके से रखा हुआ हो, पैरेलल, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में अगर रखा हुआ हो, तो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, लगने वाला फोर्स हो जाएगा जीरो। देन केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा ILB इंटू 1 इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू ILB। ये क्या हो गया, यहां पर मैक्सिमम फोर्स हो गया, और यहां पर ये
मिनिमम फोर्स हो गया, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हो गई केस 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू अगेन आई एल बी इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहां पर फोर्स भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से ये सब छोटी छोटी चीजें आपको हर बार इसलिए पता नहीं होती है कि ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाती है, जो आपको पूछना होता है वो यही सब चीजें पूछेगा, और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। और यहाँ पे मैं आपके लिए जो वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज वो भी तैयार कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से काम होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ के काम करेंगे। अब हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। यहां पर हमारे पास अभी तक हमने किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, हमने अभी डिस्कस किया है। और अभी इसके जस्ट बाद हम ये वाला डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास दो पैरेलल वायर्स रखे हुए हो, करंट कैरिंग वायर्स है, दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो वो एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स लगाएंगे ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो इसके लिए देखो, हमने यहां पर दो वायर्स लिए हैं, दोनों करंट कैरिंग वायर्स है। फर्स्ट वायर को हमने फर्स्ट से रख दिया एक वायर को, दूसरा वाला सेकंड वायर हो गया। हम इसको एक को ए रख लेते हैं, और जो दूसरा वाला वायर है सेकंड वायर को हम बी कंसिडर कर लेते हैं। दोनों की ही जो लेंथ होगी, कॉमन लेंथ है एल। अगर कोई एक वायर छोटा या बड़ा भी होगा, किसी की मान लो 7 सेंटीमीटर है, किसी की 5 सेंटीमीटर है, तो जो दोनों की कॉमन जो लेंथ होगी केवल उसी के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो लेंथ होगी वहां पे फोर्स नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं ऐसे इस टाइप से वायर रख दूं, इस टाइप से, तो यहां पर लगने वाला फोर्स इस डिस्टेंस पर ही लगेगा। जो इधर का जो एक्स्ट्रा रह गया ये भी, इसके ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगा, इधर वाला जो एक्स्ट्रा रह गया इनके ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये सब अपने को यहां पर कॉमन लेंथ के बारे में इतना पता होना चाहिए, जितना एक दूसरे के आमने सामने कॉमन लेंथ होगी केवल उसी के ऊपर लगने वाला फोर्स काम करेगा। फोर्स क्यों लगेगा, इसके लिए आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि सपोज अपने पास ये वाला वायर है, फर्स्ट वाले वायर के अंदर अपने पास यहां पर करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और सेकंड वाले वायर के अंदर भी हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में यहां पे फ्लो हो रही है। फर्स्ट वाले वायर की करंट है I1, और सेकंड वायर के अंदर करंट है I2। दोनों करंट की सेम डायरेक्शन है। हमारा पहला केस हम सेम डायरेक्शन के लिए करेंगे, और फिर मैं आपको ऑपोजिट डायरेक्शन वाले केस को भी अभी इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो देखो यहां पे क्या होगा, जब हम फर्स्ट वाला वायर अपनी जगह रखा हुआ है तो अपने आसपास में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वाला वायर रखा हुआ है, तो सेकंड वाला वायर फर्स्ट वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली सेकंड वाला वायर जो है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्स्ट वाला वायर रखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला वायर भी सेकंड वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दोनों ही वायर्स पे एक दूसरे के कारण, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इसी फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर कैसा फोर्स लगेगा और किस तरीके से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फर्स्ट वाला वायर हम बात कर लेते पहले। और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन होगी राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताएगा कि जब स्ट्रेट वायर है तो वायर की डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, और आपकी जो ये रोटेटिंग फिंगर्स है, दिस फिंगर्स विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो इस वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पीछे की तरफ जाएंगे तो इस तरफ आ जाएगी, मैं जहां खड़ा हूं इधर आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आउटवर्ड हो जाएगा, फिर घूम जाएगा। तो ऐसे ये कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राउंड शेप में यहां पर बन रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊंगा मैं वो इस तरीके से बनेगी। यहां पर आप देखो एक बार, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इस वाले के मतलब फर्स्ट वाले के कारण सेकंड वाले पर,
तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी यहाँ पे। ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का तरीका हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब यहां पर देखो, इस वाले पॉइंट पर देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड है, इस तरफ अंदर की तरफ है, क्योंकि ये वाला वायर है ना, तो यहां पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, एग्जैक्ट इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर इनसाइड है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहां पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगी इस तरीके से। ये हो गया आपके पास B1, फर्स्ट वाले के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, और सेकंड वाले के कारण I2 यहां पे फ्लो हो रही है। तो इस I2 पर फर्स्ट B1 के कारण कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। दोनों की कॉमन लेंथ आपने L ले रखी है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D आपने यहां पर इसकी डिस्टेंस ले रखी है। ठीक है, तो ये जो सर्कल बना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इस सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, D हो गई। सिंपल सी बात, और ये हमारे काम आएगा, इसलिए मैं आपको यहां पर इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर A, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहां पर जो B सेकेंड वाले के ऊपर फोर्स लग गया F2, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, उससे रिप्रेजेंट करते हैं पहले F2 ड्यू टू F1, इस तरीके से, इक्वल्स टू, अब करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखा हो तो फोर्स कितना होता है, ये होता है I L B साइन थीटा। I जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कौन कर रहा है एक्सपीरियंस, 2, तो I2, L कॉमन लेंथ है, B जो फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण लग रहा है फोर्स, वही तो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वाले के कारण बन रहा है, तो B1, थीटा एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन में हम लेंगे, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये एग्जैक्ट अंदर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो ये 90 डिग्री एंगल आ गया। तो आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 इन दिस केस, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप यहां पर F21 को लिख सकते हो I2 L B1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने का है, आपको यहां पर अब सबसे पहले B1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और B1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कैसे आएगी, आपके पास लूप है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है ये लूप के अंदर बनी है, लूप आ गया क्लोज लूप, और इसके अंदर ये करंट आपको दे रखी है, तो एक करंट कैरिंग वायर है अंदर और इसके अराउंड एक क्लोज लूप बन गया। तो इसके लिए आप एम्पियर्स लॉ लगा सकते हो। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कह रहा है आपको, फॉर B1 की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहे हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, ये कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए लूप, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रू इट। कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप बना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इस क्लोज लूप के अंदर से जितनी करंट होगी उसके म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा, कौन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये लाइन इंटीग्रेशन जो डॉट डीएल लगा के इंटीग्रेशन करते हैं ना, ये लाइन इंटीग्रेशन होता है। और ये आपने यहां पर दोनों के साथ एरो लगा दिया, ये वेक्टर है इसलिए, और आपने यहां पर इसको लिखा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहां पे थीटा कौन है, देखो थीटा होगा आपके पास 0। कैसे होगा, क्योंकि थीटा इज ए एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो लूप मतलब डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, डीएल कहां जा रहा है,
ये रहा, ये जो छोटे छोटे इसके पीसेस होंगे ना, जो छोटे छोटे होंगे, ये आपका डीएल हो गया। डीएल क्या है, वो भी इस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इस सर्कल के ऊपर जितने छोटे छोटे डीएल बनेंगे उसके साथ साथ चलेगा डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक एक साथ है, दोनों एक दूसरे के। तो यहां पर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 हो गई इस जगह पे, और cos 0 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास यहां पे आ गया इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहां पर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो करंट भी I1, मैग्नेटिक फील्ड B1, करंट I1, सब जगह ये 1 के लिए कैलकुलेशन हो रही है। तो आपको पता है यहां पर हम इसको आगे अगर देखेंगे तो यहां पर B1 तो एज इट इज आ जाएगा, और डीएल का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर जितने भी इस सर्कल पे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो सर्कल बना इस पे छोटे छोटे जितने भी डीएल होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, इन सभी पार्ट्स का आप ऐड कर दोगे, और जब ऐड कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई डी। 2 पाई आर होता है इसकी सर्कमफ्रेंस, लेकिन यहां पर इसकी रेडियस कितनी डी है, तो 2 पाई डी हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट I1। ये आपके पास आ गया, और यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ गया B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ये आपके पास B1 की वैल्यू आ गई, और ये B1 की वैल्यू आप कहां रखोगे, ये B1 की वैल्यू आप यहां से इस जगह से इस जगह रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब आप आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या होता है। अभी हम डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू, देखो वैल्यू क्या है वो ध्यान से रखने की होती है, वैल्यू है यहां पर I2 इंटू एल इंटू B1। तो I2 इंटू एल तो एज इट इज आ जाएगा, B1 की वैल्यू ये आ जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो ये कैसे आएगा, I2 इंटू एल, B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ऐसे आ गया। और इसको अब जब हम फिर से लिखेंगे यहां पे, तो आपके सामने आ गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी F21 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। कौन से फोर्स की वैल्यू आ गई, यह है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहां पर इसको देख सकते हो, फोर्स की वैल्यू मैंने आपको यहां पर बता दी। अब हम यहां पर इसकी F21 की डायरेक्शन तो देखें किधर है। इसकी डायरेक्शन के लिए देखो आपको मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल तरीके से आ गया। इसकी डायरेक्शन देखने के लिए आपको ये डायग्राम पे जाना पड़ेगा बार बार, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए यहां पे, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसके पास जब यहां पर करंट ऊपर की तरफ है और ये यहां पर है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। और लेफ्ट हैंड रूल जब यूज करेंगे तो इसकी पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है। तो अपने पास जो फर्स्ट फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, सेकंड फिंगर जो मिडिल फिंगर है ये आपकी होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में। तो आपका थंब ऑटोमेटिकली फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस फर्स्ट वायर के कारण सेकंड वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड। तो पहले इस फर्स्ट फिंगर को आप इनसाइड करोगे, ऐसे अंदर की तरफ मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब अपने पास इसकी करंट की डायरेक्शन किधर है, जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने बता दी, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, करंट की डायरेक्शन अपनी ऊपर की तरफ आ गई। तो जो अपना थंब स्ट्रेच होगा, दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो थंब के कारण डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किधर आया, वो इधर आए F21। तो आप ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट वाला वायर है ये सेकंड वायर को अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये तो फर्स्ट वाले वायर के कारण सेकंड के ऊपर फोर्स हो गया जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम दूसरे वाले वायर के कारण करते हैं कि सेकंड वाला वायर फर्स्ट वाले वायर को कैसे ट्रीट करता है। तो सेकंड वाला वायर भी क्या है, एक तरीके का करंट कैरिंग वायर है। तो सेकंड वाला वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, ये देखो आप, सेकंड जो सेकंड वाला वायर है, ये यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ये आपके पास यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये आपका यहां पर ये जो इसका सर्कल बना है, जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस भी डी है। इसकी डायरेक्शन कैसे, इसकी डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है करंट की डायरेक्शन। और फिर से आप जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये आप ऐसे बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऐसे जब इसको पकड़ोगे तो ये इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो आप यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर बना दो। तो आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ये आउटवर्ड का साइन है, ध्यान रखना। और ये क्या होगा, B2। करंट I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा B2। और किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो B1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब यहां पर हम इसकी भी पहले डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे होगी। तो डायरेक्शन आप देखो, यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ ये करंट की डायरेक्शन आ गई। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये थंब विल रिप्रेजेंट फोर्स की डायरेक्शन। तो आपका नेट जो आपके पास ये तीनों चीजें आ गई, तो करंट फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया टुवर्ड्स राइट। तो ये F12, F फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स लगेगा सेकंड वाले के कारण, तो F12 आ जाएगा। तो सेकंड वाला वायर भी फर्स्ट वाले वायर को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे फोर्स का नेचर हो गया अट्रैक्टिव नेचर। पहले तो आप ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स I2। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपने पास में बुला रहे हैं, खींच रहे हैं। तो दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 हमने कैलकुलेट किया था म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। तो सिमिलरली हम यहां से B2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट I2, क्योंकि यहां पे जो एम्पियर्स लूप बनेगा उसके अंदर I2 करंट आएगी और इसकी डायरेक्शन, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो सेम होगी D। तो 2πd, ये हमारे पास B2 की वैल्यू है, याद रखना इसको, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में काम आएगी। तो ये हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B। वायर आप अपने आप एज्यूम कर लो, फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू वायर B। तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल्स टू I1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है फर्स्ट के ऊपर, इंटू L इंटू B2। सेकेंड वाले के कारण लग रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा साइन थीटा। यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू फिर से कितना आएगा 90, और साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। क्यों आया थीटा, क्योंकि थीटा इज ए एंगल बिटवीन दिस लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये लेंथ ये पूरी है ये वाली, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना बना, ये 90 डिग्री का एंगल बना, इसलिए। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर अब आप B2 की वैल्यू रखना है, वो आपको यहां पर म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। तो B2 की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, देखो पहले F12 इज इक्वल्स टू I1 इंटू L इंटू B2, ये 1 हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे F12 इज इक्वल्स टू I1 L, B1 की वैल्यू क्या, B2 की वैल्यू क्या, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। अब तो ये सब आ गया। इसको फिर से थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो अरेंज करने पर ये हो जाएगा
म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। अब देखो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन मिल गई, एक तो पहली वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से आपको एक बात का पता चल रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लगा दो और यहां पर इक्वेशन नंबर 3 लगा दो। दोनों इक्वेशन से आपको एक चीज का पता चल रहा है कि F21 एंड F12 दोनों यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 F21 इक्वल्स टू F12, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है। आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, यहां पे दोनों सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। कैसे हुई ऑपोजिट, क्योंकि दोनों एक तो इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना, ये इस तरफ लग रहा है फोर्स और ये इधर फोर्स लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपने डायरेक्शन ऑपोजिट बताई, तो क्या हो गया, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ऑफ F12 वेक्टर। ये दोनों ही न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। जितना फोर्स फर्स्ट वायर सेकंड पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वाला वायर फर्स्ट पे लगा रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इसका स्टेटमेंट का यहां पे मतलब है। अब हम यहां पे बात करें कि आपके पास जो फोर्स है उसको जब F1 इक्वल्स टू F2 हो गया, तो आप यहां पर इसको, आप जब F1 इक्वल्स टू F2 हो गया तो आप यहां पर इसको सिर्फ F से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों का जो फोर्स है वो कितना हुआ, इसको हम फिर से लिखते हैं एक बार। अगेन F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2πd। तो इस L को इसके नीचे ले आओ एक बार, फोर्स अपॉन लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल फोर्स था अपॉन लेंथ, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। और पर यूनिट लेंथ जब हो गया आपके सामने, तो ये हो गया आपके पास क्या, इसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे इससे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ को, और आपके सामने ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। और ये आपके सामने फिर से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये कब काम आएगा, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड आउट करना हो, आपको मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना हो, जैसे ही पर यूनिट लेंथ दिखे आपको सेकंड वाला फोर्स अप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। और इसकी जो यूनिट थी ना पहले, ये यूनिट थी न्यूटन, इसकी जो यूनिट थी यहां पर ये न्यूटन है, और सेकंड वाले की जो यूनिट है ये क्या है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसी से हमारे पास यहां पर 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन आती है, 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन आएगी सी के अंदर। और वो कैसे आती है वो देखो आप, जैसे हम यहां पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, पहले हम फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2πd। फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, दिस इज न्यूटन और दिस इज न्यूटन पर मीटर, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पर आपने ये कंसिडर कर लिया, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये अगर 1 एम्पियर हो एंड D इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2π। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2π, 2 इंटू 10⁻⁻7, और ये न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ को आपने न्यूटन पर मीटर बता दिया।
यहां से एक चीज निकल के आ रही है, अगर आपके पास दो वायर है, पैरेलल है, इनफाइनाइट है, दोनों के अंदर आपने 1 एम्पियर करंट, स्टेडी करंट आपने मेंटेन की, दोनों का सेपरेशन आपके पास अगर 1 मीटर है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, पर यूनिट लेंथ का इतना फोर्स होना चाहिए। तो वहां पर आपके पास इतना डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये 1 एम्पियर के डिफाइन करने के काम आएगी। ये जो कंडीशन है ये आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करने के काम आएगी कि इफ यू मेंटेन ए स्टेडी करंट इन ए टू पैरेलल इनफाइनाइट कंडक्टर्स एंड दे प्रोड्यूस 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ फोर्स on each other, then this current, amount of current is known as a 1 एम्पियर करंट। ये आपका यहां पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन जाती है ये कंडीशन लिखने के बाद में। तो ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए आपके पास ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। क्या? 1 एम्पियर इज ए स्टेडी करंट if which is maintained in two infinite long parallel wires separated by 1 meter produce 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter of force per unit length is known as a 1 ampere। ठीक है, तो ये आपका 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है, इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भी कर सकते हो, तो ये आपको वहां पर काम में आएगी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन के बारे में। जो फोर्स है दोनों F21 एंड F12 वो हमने कैलकुलेट किया था, हमने बात की थी। तो जब दोनों करंट्स सेम डायरेक्शन में है, देखो यहां पे दोनों करंट्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ही फोर्स क्या है, एक दूसरे के अट्रैक्ट करने वाले हैं कि यहां पर जो करंट है ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, इसके कारण यहां पर वायर इनसाइड है, तो आप यहां पर अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो फोर्स की डायरेक्शन इधर निकल के आती है, ये जो कि आपका F2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप इसके कारण यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो यहां पे अगर आप फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इधर फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है F1 के ऊपर। दोनों एक दूसरे को यहां पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। याद रखना हर जगह जो अट्रैक्शन का नाम आते ही आप ऑपोजिट चार्जेस सुनते हो, ऑपोजिट नेचर सुनते हो, तो ये याद भी ऐसे ही रह जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहां पर सेम डायरेक्शन होने पर अट्रैक्शन है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वहां पर रिपल्सन होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखो इसकी करंट ऊपर की तरफ है और यहां पर करंट नीचे की तरफ है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप ऐसे बनाओगे, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनसाइड है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, करंट क्या है, नीचे है ना, करंट नीचे है, तो आपकी जो करंट है वो ऐसे आएगी, ये देखो यहां पे करंट आएगी नीचे, और ये जो है, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये यहां पे फोर्स की डायरेक्शन इधर है। इस तरफ आप देखोगे तो ये जब नीचे की तरफ है ना, तो यहां पे करंट क्या है, फिर से इनसाइड ही है, यहां पर भी करंट इनसाइड ही है, ये इन है करंट, ये करंट भी क्या है, इन है, ये करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इन है, करंट ऊपर की तरफ है, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ये इनसाइड कर दूंगा मैं, ये ऊपर की तरफ करंट, और आपके पास ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की ये जो फोर्स की डायरेक्शन थंब बताएगा, तो ये आपके सामने क्या आ गया, यहां पर लगने वाला फोर्स, और यहां पे लगने वाला फोर्स इधर होगा। तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं दोनों। जब पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो यहां पर ये क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। ये रिपल्सिव फोर्स हो गया जब एक दूसरे के साथ करंट क्या है, ऑपोजिट करंट है, इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर क्या है, करंट एक दूसरे के
सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपको यहां पर ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से काम करना है इसके ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2 यहां पर फाइंड आउट कर लेते हो उस कंडीशन में, और ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए जैसे कि आपके पास है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि इसके अलग अलग जो क्वेश्चंस है, ग्राफ है, वो हमारा जो वन शॉट वीडियो होगा उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर हम अच्छे से करेंगे। यहां पर आपका ये 2 टॉपिक पूरे होते हैं आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।